आज हम लाहौर रेजोल्यूशन पे बात करेंगे और आज स्पेसिफिक बात लाहौर रेजोल्यूशन पर ही होगी। थोड़ा शॉर्ट लेक्चर होगा। लाहौर रेजोल्यूशन से रिलेटेड जो की फैक्ट्स हैं, पहले जरा उनको देख लेते हैं। 27th सेशन था जी ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, लाहौर में हुआ मार्च 1940 में। फोर 400 वर्ड्स की ये रेजोल्यूशन है इन टोटल। फोर पैराग्राफ्स हैं। सही है। की फीचर्स इसके, पहला, फ्रॉम compromisable behavior to uncompromisable behavior। 1906 से लेके 1940 तक की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो पॉलिटिक्स है, वो पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स है, हकूक की सियासत है। जैसा कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट्स दे दो, हमें 30% सीट्स सेंट्रल लेजिस्लेचर में दे दो, हमारे प्रोविंसेस दे दो, एक्सेट्रा। इंडिया में फेडरेशन होनी चाहिए, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, एक्सेट्रा। इस तरह की सियासत। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नेवर टर्न्ड अगेंस्ट ब्रिटिश इस पूरे टेन्योर में 1906 से 1940 तक। कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं गई। इवन कई ऐसी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट्स इंडिया में चली, बहुत चली इस पूरे फेज में 1906 से 1940 तक। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ पॉलिटिकल पार्टी never initiated, started, or took part in any non-cooperation movement. Never. बल्कि जब 1906 में मुस्लिम लीग बनी है, तो उसके ऑब्जेक्टिव्स में एक जो की ऑब्जेक्टिव था, वो था टू प्रमोट सेंस ऑफ लॉयल्टी among Muslims towards British। 1908 में हैदराबाद की ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो ब्रांच थी, उन्होंने फ्रीडम यानी इंडिपेंडेंस के स्लोगन रेज किए। तो उस वक्त आगा खान ने इसको कंडेम किया कि भाई ब्रिटिश रूल में ही हमारे राइट्स पूरे हो सकते हैं, अगर हिंदू रूल आ गया तो हमारे राइट्स नहीं मिलेंगे। सो मीनिंग देयर बाय
कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कभी भी एंटी ब्रिटिश, कभी भी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग नहीं हुई फ्रॉम 1906 टिल 1940। पॉलिटिक्स की है, हकूक की सियासत की है। हकूक की सियासत के लिए कभी कांग्रेस के साथ अलायंस किया, खिलाफत मूवमेंट भी इवन, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग एज अ पार्टी उसने खिलाफत मूवमेंट को कभी सपोर्ट नहीं किया या उसका हिस्सा नहीं बनी। हाँ, इंडिविजुअल लीडर्स वो अपनी जाती कैपेसिटी में रोल प्ले करते रहे, लेकिन पार्टी ने कोई इस पर कभी भी खिलाफत मूवमेंट का हिस्सा नहीं बनी। सो ये पहली दफा हुआ 1940 की लाहौर रेजोल्यूशन में कि एक अनकम्प्रोमाइजेबल बिहेवियर वो हमें देखने को मिलता है। वो क्या है? दैट मुस्लिम्स विल नॉट एक्सेप्ट एनी रिफॉर्म्स इन इंडिया if introduced without their consent and consultation। हमारी कंसेंट और कंसल्टेशन के बगैर इंडिया में कोई भी रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस की गई तो हम उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये इससे पहले ऑल इंडिया की मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स में ऐसी स्टेटमेंट्स मुस्लिम लीग के फोरम से नहीं दी गई। सो एक कंप्रोमाइजेबल एटीट्यूड से एक अनकंप्रोमाइजेबल एटीट्यूड हमें ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की पॉलिटिक्स में नजर आता है एज अ की फीचर। पहला पैराग्राफ यही है इसका, लाहौर रेजोल्यूशन का। ठीक है जी। दूसरा की फीचर उसको कहा जाता है कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन। कॉम्पैक्ट सॉल्यूशन, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में समझदार है कि जनाब ईस्टर्न जोन एंड नॉर्थ वेस्टर्न जोन ऑफ इंडिया, जहां मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा है, तो यहां इंडिपेंडेंट स्टेट्स मुस्लिम्स की बनाई जाए। ईस्टर्न जोन का मतलब बंगाल और आसाम। नॉर्थ वेस्टर्न जोन का मतलब पंजाब, NWFP, सिंध, बलोचिस्तान। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये जून का वर्ड क्यों आया? ये कैसा वर्ड है जी जून? या तो प्रोविंसेस का वर्ड यूज किया जाता, या डिवीजन्स का वर्ड यूज किया जाता, या डिस्ट्रिक्ट्स का वर्ड यूज किया जाता। एडमिनिस्ट्रेटिव तो यही है ना जी, इस तरह ही होती है एडमिनिस्ट्रेटिव। तो जो डिवीजन है वो तो ऐसे ही होती है, सूबा होता है, डिवीजन होता है, डिस्ट्रिक्ट होता है। जोन ये तो कोई एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन नहीं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि ये कॉम्पैक्ट सोल्यूशन, इससे बेहतरीन सोल्यूशन कोई नहीं मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए। AK अजीज लाहौर रेजोल्यूशन का जो सेक्शन है उसकी किताब में मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें 13 प्रपोजल्स का जिक्र करता बिफोर लाहौर रेजोल्यूशन।
लाहौर रेजोल्यूशन से पहले 13 प्रपोजल आते रहे। कोई इंडिया को हिंदू इंडिया, मुस्लिम इंडिया में डिवीजन की बात है, किसी में इंडिया को 13 रीजन्स में डिवाइड करने की बात है, किसी में इंडिया को 3 रीजन्स में डिवाइड करने की बात, एक्सेट्रा। सो बहुत सारे सॉल्यूशंस आते रहे, जो कि लाहौर रेजोल्यूशन के मुकाबले में ज्यादा रैशनल और क्लियर है। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि जनाब लाहौर रेजोल्यूशन में जो सोल्यूशन दिया गया वो कॉम्पैक्ट सोल्यूशन। फिर क्या इसमें वन सिंगल स्टेट डिमांड की गई? तो इसका जो टेक्स्ट है उसमें तो स्टेट्स प्लूरल का वर्ड है, ना ही इसमें कोई पाकिस्तान का वर्ड मेंशन है। फिर भी कहा जाता है कि लाहौर सोल्यूशन कॉम्पैक्ट सोल्यूशन है जी, इससे बेहतरीन सोल्यूशन ही कोई नहीं। क्योंकि के एन पानीकर एंड अनिल सीन, दो बड़े नेशनलिज्म इन इंडिया, इसमें इनका बड़ा काम है, इनका के एन पानीकर एंड अनिल सीन। अनिल सीन और के एन पानीकर कहती हैं कि किसी भी नेशन का, किसी भी कम्युनिटी का पीक ऑफ नेशनलिज्म पर जो सोल्यूशन वो बनाती है ना जी, वो जैसा भी सोल्यूशन हो वही उसका कॉम्पैक्ट सोल्यूशन है। और ये कहते हैं कि मुस्लिम नेशनलिज्म ना 1937 से 39 इस फेज में इसने अपना पीक देखा जी, पीक ऑफ मुस्लिम नेशनलिज्म, बिकॉज ऑफ द एट्रोसिटीज ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्रीज। तो वो जो फियर था हमेशा से कि अगर कांग्रेस रूल करेगी इंडिया को तो क्या होगा, सही, वो फियर हमें पहली दफा जो है वो डेवलप होता, यानी वो रियलाइज होता है इनको 1937 से 39 में नजर आया। सो पीक ऑफ नेशनलिज्म पे जब भी कोई स्टेट, पीपल या ग्रुप या कम्युनिटी या नेशन अपना सोल्यूशन देती है वही उसका कॉम्पैक्ट सोल्यूशन होता है। तो इसलिए लाहौर रेजोल्यूशन में जो तय हुआ कि हमें हमारे जोन्स दे दिए जाएं, यही कॉम्पैक्ट सोल्यूशन है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 1940 में इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन नहीं कहा, करारदादे पाकिस्तान नहीं कहा, ये तो हिंदू प्रेस ने इसको सटायर में पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहा। ऑफिशियली इट इज लाहौर रेजोल्यूशन, करारदादे लाहौर है। तो ये दूसरा बड़ा फीचर है इसका, लाहौर रेजोल्यूशन का, जहां पे हमने अपने लिए इंडिपेंडेंट सॉवरन स्टेट्स डिमांड की ईस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। इस पर बहुत आगे चल के 1947 में बड़ी मजेदार डिबेट भी हुई बिटवीन माउंटबेटन, आखिरी लास्ट जो गवर्नर जनरल, एंड जिन्ना, 1947 में। क्योंकि जिन्ना इन मुलाकातों में कहता था पूरा पंजाब, पूरा बंगाल, जबकि माउंटबेटन कहता था कि एज ऑफ लाहौर रेजोल्यूशन आपने सूबे नहीं मांगे, आपने जून मांगे हैं। तो जून का डिटरमिन जो है वो पूरे का पूरा सूबे के मानी में नहीं लिया जाएगा, जिन एरियाज में आपकी पॉपुलेशन ज्यादा वही आपको मिलेंगे।
तो एक इशू है ना ये भी। लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि लाहौर रेजोल्यूशन ही कॉम्पैक्ट था बिकॉज ये पीक ऑफ नेशनलिज्म पे आया है। किसी भी ग्रुप ऑफ पीपल का एक सर्टेन फेज, उसको पीक ऑफ नेशनलिज्म समझा जाता है। उस पीक पर जैसा भी सोल्यूशन हो, उसी को बेहतरीन सोल्यूशन जस्टिफाई करने की कोशिश की जाती। तीसरा फीचर, जो आखिरी फीचर है, दैट इज माइनॉरिटी राइट्स। कोई भी नेशन, कोई भी कम्युनिटी जब अपनी इंडिपेंडेंस, अपनी फ्रीडम, उसके लिए जो भी लाएमल बनाती है, तो उसमें तो उसने अपनी बात करनी है ना, अपनी नेशन, अपनी कम्युनिटी की। लेकिन लाहौर रेजोल्यूशन की ब्यूटी ये है कि इसमें मुस्लिम्स ऑफ इंडिया की तो बात हुई है, बट साइमल्टेनियसली माइनॉरिटीज इन इंडिया की भी बात की गई है। ये वाहिद रेजोल्यूशन है कि जिसमें ना सिर्फ एक नेशन ने अपनी सेल्फ डिटर्मिनेशन, उसको तो हाईलाइट किया ही किया, बट साइमल्टेनियसली माइनॉरिटीज के राइट्स को भी हाईलाइट किया। कहीं दुनिया में कोई ऐसी और कोई तहरीर नहीं है कि जहां एक कौम अपने लिए कोई मुल्क या इलाके मांग रही हो और साथ वो माइनॉरिटीज का भी जिक्र करे। इसीलिए जिना को चैंपियन ऑफ माइनॉरिटी राइट्स भी कहा जाता है। तो है क्या इसमें? एडिक्वेट, इफेक्टिव एंड मैंडेटरी safeguards shall specifically be provided to minorities for the protection of their political, economic, social rights in consultation with them। कि जो हम जून्स मांग रहे हैं, उन जून्स में जाहिर है हिंदू भी रहेगा, सिख भी है, अदर नॉन मुस्लिम्स भी हैं, तो उन तमाम के राइट्स हम प्रोवाइड करेंगे उनके साथ कंसल्टेशन के साथ। एंड लाइकवाइज जो मुस्लिम्स इंडिया में रह जाएंगे, देयर आर रिमेनिंग, जो इंडिया है उसमें भी तो मुस्लिम्स ने होना है ना जी। यूपी में भी मुस्लिम्स हैं, बॉम्बे में भी मुस्लिम्स हैं, एक्सेट्रा। तो ये सेम चीज, एडिक्वेट, इफेक्टिव, मैंडेटरी सेफगार्ड्स शैल स्पेसिफिकली बी प्रोवाइडेड टू मुस्लिम्स इन इंडिया फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स इन कंसल्टेशन विद देम। जो इंडिया में माइनॉरिटीज रह जाएंगी, वो इंडियन गवर्नमेंट जनाब उनके लिए करेगी, और जो हमारी तरफ होंगे हम उसके लिए करेंगे। ये एक बहुत बड़ा जो है वो आप कह लेंगे फीचर है। कोई भी स्टेट अपनी आजादी का डिक्लेरेशन देती है तो भाई अपनी बात करती है ना जी, किसी और की बात तो नहीं करती। सही है जी। क्लियर होता है जी। तो ये तीन बड़े फीचर्स हैं लाहौर रेजोल्यूशन के। अगर इसको एनालिसिस कर लें इसका, तो पहला बड़ा तो एनालिसिस है फ्रॉम पॉलिटिक्स ऑफ राइट्स टू पॉलिटिक्स ऑफ सेपरेटिज्म। कि अभी तक आप 1906 से 40 तक हकूक की सियासत कर रहे थे, 1940 से 47 में फिर सेपरेटिज्म की सियासत शुरू हुई कि हमें अपने इलाके ज्यादा चाहिए।
जिनमें हम अपने असूलों के मुताबिक मुल्क चला सके, अपनी जिंदगी गुजार सके। और ये इतना पावरफुल आइडिया है कि आप 34 ऑड ईयर्स राइट्स की सियासत करते हुए भी ऑल राइट्स, तमाम हकूक वो प्रोटेक्ट नहीं कर सके अपने। लेकिन जस्ट 7 ईयर्स में आपने एक सेपरेट होमलैंड अचीव कर ली। दूसरा बड़ा एनालिसिस, यूनी नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में जितनी भी सियासत हो रही थी, जितनी भी पॉलिटिक्स हो रही थी, समझा यही जाता था कि एक इंडियन नेशन, वन नेशन। और जो खास तौर पर कांग्रेस का नैरेटिव था ये कि हम एक नेशन। तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, इट ब्रोक द myth of this uninationalism of India। मेरली एक डिक्लेरेशन के जरिए नहीं, बल्कि उसको प्रूव भी किया जस्ट इन 7 ईयर्स। तीसरा फिर टू नेशन थ्योरी। टू नेशन थ्योरी इसकी जो आप कह रहे हैं कि प्रॉपर जस्टिफिकेशन है, कि जस्टिफाइड कर दी कि हाँ जी वाकई देयर आर टू नेशंस लिविंग इन इंडिया, और उनमें से एक मुस्लिम्स हैं, एंड मुस्लिम्स को सेपरेट स्टेट चाहिए। सो टू नेशन थ्योरी जस्टिफाइड हुई। फिर लाहौर रेजोल्यूशन प्रोवाइडेड basis for ideology of Pakistan, कि भाई ये जो हम मुल्क बनाएंगे उसके नजरियाती असास क्या होंगे, कि भाई हम इस्लामिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक ऐसी स्टेट में रहना चाहते हैं। फिर जिन्ना emerged as true leader of Muslims। खास तौर पे जो मुस्लिम प्रोविंसेस थे उनमें जो लीडरशिप थी, उनका हर दौर में जिन्ना के साथ डिफरेंसेस रहे हैं जी। हर दौर में रहे हैं डिफरेंसेस जिन्ना के साथ मुस्लिम प्रोविंसेस की लीडरशिप के, चाहे वो बंगाल में थी, चाहे वो इवन पंजाब में थी जो बड़े मेजोरिटी के आपके इलाके थे, इवन सिंध में भी। लेकिन लाहौर रेजोल्यूशन की जो पॉपुलैरिटी है अमंग मुस्लिम्स, उसने फिर इन मुस्लिम प्रोविंसेस की जो लीडर्स हैं इनको कंपेल किया टू जॉइन हैंड्स विद जिन्ना। क्योंकि लोगों में चीज बड़ी तेजी के साथ पॉपुलर होना शुरू हो गई मुसलमानों में। सो जिन्ना एक ट्रू लीडर के तौर पे मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के वो इमर्ज हुए। एंड लास्टली ब्रिटिश थिंकिंग चेंज। ब्रिटिश जो अभी तक इंडिया में डिवाइड एंड रूल की पॉलिटिक्स बड़ी सक्सेसफुली कर रहे थे, कामयाब कर रहे थे, एक तरफ कांग्रेस, फिर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, फिर अदर ग्रुप्स जैसे सिख एंड यूनिस्ट पार्टी वगैरह, तो इनको डिवाइड करके आपस में एक ऐसा एनवायरनमेंट है जिसमें ये एक दूसरे के साथ कंपीट करें,
तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की इस लाहौर रेजोल्यूशन में किसी के साथ कंपटीशन की तो बात ही नहीं है, इसमें तो अपनी डेस्टिनी सेट की गई है। और द ग्रेट गेम, सॉरी द ग्रेट डिवाइड, द ग्रेट डिवाइड किताब है H.V. हडसन। वो इवन बहुत बड़ा मशहूर ब्यूरोक्रेट था, इंडिया में रह के गया। वो लिखता है अपनी किताब के शुरू में ही कि पाकिस्तान की क्रिएशन वाज अ मिरेकल। ये एक मिरेकल से कम नहीं है जी। सही जी। सो ब्रिटिश थिंकिंग चेंज हुई कि हाँ 1940 से 47 दे स्टार्टेड रियलाइजिंग कि हाँ मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, इन्होंने एक सोल्यूशन डेवलप कर लिया और हमें अब उसको फिर उसके मुताबिक इनको डील करना पड़ेगा। सो नो डाउट, कंक्लूजन में आप कह सकते हैं कि नो डाउट लाहौर रेजोल्यूशन एक मैग्ना कार्टा है। अच्छा, मैग्ना कार्टा वैसे तो 1215 की इंग्लैंड की पॉलिटिक्स की एक डेवलपमेंट है बेसिकली, लेकिन दुनिया में कहीं पे भी कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल, आप कह लें कि डिसीजन अगर होता है, या कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म्स दी जाती हैं, या कोई पॉलिटिकल एक्शन होता है जिससे लोगों को बेनिफिट होता है जी, जिससे लोगों के राइट्स पूरे होते हैं जी, जिससे लोगों को इंडिपेंडेंस मिलती है जी सपोज, तो उनके लिए जेनेरिकली हम पॉलिटिक्स में फिर उस इवेंट, उस डेवलपमेंट को कह देते हैं मैग्ना कार्टा, ग्रेट डेवलपमेंट। क्या बात है। मसलन कई किताबों में आपको 1906 शिमला डेपुटेशन, इसको लिखा जाता है मैग्ना कार्टा। कई 1909 के सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले जी, मैग्ना कार्टा। कई 1916 के लखनऊ पैक्ट को भी कहते हैं जी मैग्ना कार्टा। मुख्तलिफ, यानी हर कोई उसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज कराने के लिए इस तरह। लेकिन सबसे ज्यादा जो लाहौर रेजोल्यूशन के साथ ये फिट इन बैठती है बात, इट वाज अ ग्रेट चेंज नॉट ओनली फॉर मुस्लिम्स, मुस्लिम्स ऑफ इंडिया के लिए नहीं, बल्कि ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स, उसकी आउटलुक ही चेंज होगी। वो पार्टी जो पहले सिर्फ राइट्स या हकूक की सियासत करती थी, अब वो अलहदगी की सियासत, सेपरेटिज्म की सियासत करना शुरू होगी। तो इसका इम्पैक्ट कांग्रेस के पे भी पड़ा, इसका इम्पैक्ट ब्रिटिश पे भी पड़ा, ओवरऑल इंडियन पॉलिटिक्स के डायनामिक्स चेंज हो गए। सो ये राइटफुली जस्टिफाई किया है कि जनाब लाहौर रेजोल्यूशन एक मैग्ना कार्टा है। ये जी लाहौर रेजोल्यूशन का टॉपिक, और इस पे जो बेस्ट सोर्स है वो के अजीज वाली किताब मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, जो इसका बेस्ट, जो आप सोर्स, इसमें लाहौर रेजोल्यूशन जो इसके हिस्टोरिकल फैक्टर्स 2, जो इसका चैप्टर है, क्योंकि इसकी किताब में हिस्टोरिकल फैक्टर्स 1 और हिस्टोरिकल फैक्टर 2 दो, तो इसके दूसरे जो हिस्टोरिकल फैक्टर 2 वाला जो चैप्टर है, उसी की टेक्निकली मैंने आपको समराइज करके वही बताया, एक दो चीजें और इधर से, लेकिन ज्यादा उसी में से चीजें बताई। अब मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये होती है स्टूडेंट को कि वैसे तो आपको मालूम है कि 2016 से जब से पेपर हुआ है, तो हमें एक आधा सवाल ही बस शुरू से लेके मुजद्दिद से लेके 1947 तक बहुत कम पेपर जिनमें 2 सवाल है, वरना एक ही सवाल है। लेकिन इसमें भी खास तौर पे जो 1940 से लेके 47 तक का टाइम है, ये बड़ा टेक्निकल फेज है। इसको ऑब्जेक्टिव्स के लिए जरूर देखें, एक दफा गो थ्रू करें, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से
अगर आप इस फेज के कुछ टॉपिक्स जैसे क्रेप्स प्रपोजल, जैसे कैबिनेट मिशन प्लान, जैसे रेड क्लिफ अवार्ड, ये बड़े टॉपिक्स हैं इस ड्यूरेशन के, तो इनमें बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शंस हैं टेक्स्ट बुक्स में, इनमें इश्यूज हैं। सो यू नेवर नो कि आपका एग्जामिनर किस बेंट ऑफ माइंड का है। सो मेरी ये पर्सनल रिकमेंडेशन होती है कि इस फेज को अवॉइड करें। पढ़ने से नहीं, पढ़ना जरूर है, लेकिन अटेम्प्ट करने से। अगर इस फेज में से सवाल आता है, पढ़ना तो जरूर है, मैं भी करवाऊंगा। मैं ये पूरा फेज 7 साल का उनको आपको एलेबोरेट कर दूंगा कि क्या क्या डेवलपमेंट्स जो है वो हुई हैं। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है बीइंग अ टीचर के इस फेज में से अगर इसके बगैर आपके अगर 4 क्वेश्चंस निकलते हैं तो निकालने की कोशिश कर लें, और अगर खुदा ना खास्ता नहीं निकलते और ये पेपर में सवाल आ जाता है इस फेज में से, तब यू हैव नो ऑप्शंस, तब आप उसको अटेम्प्ट करें। आप इससे इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन ये मेरी एक पर्सनल रिकमेंडेशन है बीइंग अ टीचर। और जो सवालों के जवाब स्टूडेंट्स फिर अपने चेक करवा रहे होते हैं कि उस स्टूडेंट्स को सही मायने में पकड़ नहीं पाता इस फेज को, इसमें काफी झोल है। इस फेज को तैयार करने के लिए सबसे बेहतरीन किताब H.V. हडसन की किताब द ग्रेट डिवाइड, बिल्कुल आखिरी दिनों में। इस फेज को लोकल ऑथर्स में अगर हम आ जाएं तो वेवल एंड द राज, इकबाल चावला, डॉक्टर इकबाल चावला, इनकी किताब है। लॉर्ड वेवल जो कि 1943 से लेके 47 सोर्स है। नोट्स फॉर्म में तो चीजें ज्यादा मिलती जुलती रहती हैं, लेकिन पढ़ने के लिए बड़े बेहतरीन सोर्स। तो इन्हीं किताबों से जो समरी है इसकी, वो आपके गोश गुजार मैंने कर देनी है। लेकिन अगर इसके बगैर आपके 4 सवाल होते हैं तो अटेम्प्ट ना करें। अगर फंस जाते हैं आप कि नहीं, मुझे चौथा सवाल तो इस फेज के बगैर होना ही नहीं मेरा, बाकी मुझे पेपर नहीं आता या उसके सवाल मुझे नहीं पता, तो तब आप इसमें आ सकते हैं। क्योंकि अगर आप इस फेज की ऑब्जेक्टिव स्टडी करें तो फिर यू नेवर नो कि एग्जामिनर किस बेंट ऑफ माइंड का है, वो क्या समझता है। सो ये आज के लिए इतना ही। इस फेज पे पूरे वैसे मेरे यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, लेकिन ज़ाहिर आप लोगों से पैसे लिए हुए हैं तो क्लास में भी आप लोगों को करवा देंगे। और मैंने वॉइस नोट भी भेज दिया था। ये स्लाइड्स मैं कल जाऊंगा लैपटॉप लेके, तो ये काफी जो एप्लीकेशन है ना वो इस नए लैपटॉप में नहीं चल रही। पता नहीं क्या मसला है, या कोई ऑफ है, कोई इसके अंदर कोई इशू या जो भी वो देखेगा। तो ये जो जो सेव है मेरे पास वो इंशाल्लाह कल या परसों तक आप लोगों को वो अवेलेबल हो जाएंगी। आपने घबराना नहीं है। ठीक है जी। 1525 से 1857 के लिए कोई बुक, मेरा ख्याल है कि सुहेल भट्टी या KLE की जो किताबें ना, काफी पुरानी किताबें हैं, वही देख लें।
क्योंकि बच्चों ने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, वो उन्होंने कौन सा लर्निंग के लिए पढ़ना होता है, तो वो इस तरह की किताबों में नोट्स फॉर्म में चीजें मिल जाती हैं, तो उनको ऐसी कोई किताब देख लें, क्योंकि इस फेज में काफी जो है वो डिटेल्स मौजूद होती हैं। मसलन अगर वैसे तो 1526 है से लेके 1857, तो इसमें आपके पास जो है वो ये सारा मुगल एरा जाहिर है। तो इसमें एक तो इब्ने हसन की किताब वो डील करती है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर, एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपर, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन कैसी होती थी। फिर अगर पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स और इस तरह की चीजों को देखना है तो उसके लिए फिर यानी एक डिटेल्ड हिस्टोरियोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट में अगर देखना है तो मेजर रिटायर्ड तारिक अवान, इसकी किताब है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान वॉल्यूम 2, जो कि मुगल्स और इस सारे फेज को डील करता है। ये अब लाइब्रेरी में कहीं पे मिल जाए, क्योंकि फिरोज सन्स ने छापी हुई है और फिरोज सन्स अब जो है वो एज अ पब्लिशिंग हाउस ही बंद हो गया हुआ, तो ये अगर कहीं को कॉपी मिल जाए तो बड़ी बात है, लेकिन इतना स्टूडेंट पढ़ता नहीं है। तो एक के अली की किताब है, टेक्स्ट बुक टाइप किताब है, ये मार्केट में मिल जाती है, या सुहेल भट्टी की किताब है। ज्यादातर लोग इन्हीं किताबों को और इन्हीं चीजों को जो है वो रट्टे मार के चले जाते हैं। इतना टाइम नहीं होता स्टूडेंट के पास, उन्हें पेपर पास करना होता, बस नंबर आ जाए, बस जितना मर्जी आ जाए, और जब कल को नंबर आ जाते हैं तो फिर अपना पढ़ाना शुरू कर देते हैं। ओके जी, फिर कल कल मतलब नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है। नहीं, वो अच्छा होता है इस तरह, जितने भी शुरू करते हैं ना, मुझे बड़ा जो है वो फायदा होता है। जी जी, करंट अफेयर की क्लास होगी, क्यों नहीं होगी। आज तो डोमेस्टिक के आखिरी बस टॉपिक्स को करना है, नेक्स्ट वीक से फिर जो है वो लंबे सेशंस शुरू हो जाएंगे। नहीं, यूरोपियन हिस्ट्री का ये अभी करंट अफेयर और आईआर का ही बैच है, ये मैं बाकियों के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है, यानी बिल्कुल टाइम की अवेलेबिलिटी है ही नहीं कि मैं कहाँ पे जाके जो है ना किस टाइम में जो है वो सेशन स्टार्ट करूं। अवेलेबिलिटी ही नहीं है टाइम की, क्योंकि आगे साथ आ जाना रमजान, तो रमजान में मैंने आइडियाज एंड आर्गुमेंट्स का डेली सहरी के बाद वो सेशन रखना है, तो मेरे पास जो है वो नहीं टाइम बनना किसी भी तरह का। बल्कि कोशिश मेरी यही है कि मैं जो मई के पेपरों के दिन है वो फ्री कर लूं, या जून के शुरू के दिन फ्री कर लूं, तो मैंने आगे ब्रेक लेनी है थोड़ी सी, तो मेरे पास जो है वो टाइम ही नहीं मिलना है कि कुछ नए जो है वो ना मैं सेशन स्टार्ट कर सकूं। यूरोपियन के लिए, यूरोपियन हिस्ट्री अगर पढ़नी है तो पहली बात तो ये है कि यूरोपियन हिस्ट्री के लिए नो नोट्स याद रख लें जी। नोट से यूरोपियन हिस्ट्री क्लियर नहीं होती जी। अगर आप करना चाहते हैं नोट्स मिल जाते हैं लोगों के, लेकिन नहीं,
मेरी जो पर्सनल रिकमेंडेशन है वो ये है कि 1789 से लेके 1815 इस फेज को किसी भी एक टेक्स्ट बुक से पहले पढ़ें। टेक्स्ट बुक्स में जैसे रघुबीर दयाल, उसकी टेक्स्ट बुक से, रघुबीर दयाल की, पहले इस फेज को पढ़ें। पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, पढ़ते जाएं, चीजों को अंडरलाइन करते जाएं। कोई नई चीज आ रही है उसको गूगल भी कर लें साथ, मतलब कि टेक्स्ट बुक स्टाइल में पढ़ें। यही नोट्स फॉर्म में ही है एक किस्म की। जब इसको पढ़ लें इस फेज को, फिर सेम फेज को, इसी फेज को डेविड थॉमसन की किताब है यूरोप सिंस नेपोलियन, उससे पढ़ें सेम फेज को। ये आपको एक हट के नए एनालिसिस प्रोवाइड करता है, इसको पढ़ें। और फिर इसी फेज को स्टेफन जे ली की किताब आस्पेक्ट्स ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री, उससे पढ़ें। यानी एक टेक्स्ट बुक, एक एनालिसिस, और फिर ये एनालिसिस से भी ऊपर की दुनिया है स्टेफन जेली। जिसको स्टेफन जेली समझ आ गया, समझ लें कि यूरोपियन का पेपर नहीं उसका ड्रॉप होता। ड्रॉप क्या नहीं होता, मतलब उसके नंबर, बुरे नंबर भी नहीं आने, उसके नंबर ही बहुत अच्छे आने अगर उसकी समझ आती है। डायरेक्ट समझ नहीं आनी जब आपका टेक्स्ट क्लियर नहीं हो। तो पहले ये सारा पढ़ें, इसको एब्जॉर्ब करें। हाँ, अपने पॉइंट्स लिख लें आप, लेकिन नोट्स के रट्टे लगाने से कुछ नहीं होना। अपने पॉइंट्स बना के लिख लें। फिर इसके बाद यही सेम प्रैक्टिस 1815 से लेके 1848 तक पे चलाएं। सेम, पहले रघुबीर, फिर डेविड थॉमसन, फिर स्टेवन जेली। फिर उसके बाद 1848 से लेके वर्ल्ड वॉर वन तक सेम। फिर इस इंटर वॉर पीरियड पे सेम। और उसके बाद जो है वो फिर कोल्ड वॉर का जो टाइम है यूरोप का, यानी कि 1945 ऑनवर्ड्स, उस पे। हाँ, जब आप इंटर वॉर पीरियड में और कोल्ड वॉर और पोस्ट कोल्ड वॉर फेज जो है, यानी कि मोस्ट रिसेंट 2017-18 तक का, इसके लिए फिर जो इयन किरशा की किताब है, पहली किताब उसकी फ्रॉम हेल एंड बैक, वर्ल्ड वॉर वन और उसके फौरन बाद की कहानी। और दूसरी रोलर कोस्टर, जो 1945 1950 से 2017 तक, ये यानी कि आपका शुरू का फेज आ गया इसमें, ये बाद वाला फेज आ गया। तो ये बड़ी अच्छे सोर्स है कि इस फेज को ऊपर यहाँ तक सेम पैटर्न पे चले, और नीचे वाला जो है वो इन दो किताबों से। रीडिंग जो है यूरोपियन की जितनी आप कर लें वो उतनी कम है। ये मेरी पर्सनल जो है वो एडवाइस है। आगे आपकी मर्जी। भाई मैं इस तरह कमेंट नहीं करता किताबों पे कि वो कैसी है और वो कैसी है। मैं जो अपना जाती राय है वो मैंने दे दी है। इसके अलावा किताबें अच्छी हैं बुरी हैं, मैं इन चीजों पे कमेंट नहीं करता। जो मुझे बेहतर लगता है वो मैं कमेंट कर देता हूँ। ठीक है जी। कोई अब क्या करना चाहता है या क्या नहीं करना चाहता वो उसकी मर्जी है। मैंने अपनी एक जाती राय जो है वो उसका इजहार फरमा दिया। ओके जी। सर, क्रिमिनोलॉजी आजकल हिट हो रहा है, काइंडली जनरल मिस्टेक्स हाईलाइट कर दें स्टूडेंट्स के। अमीर साहब, जिस तरह आपके नाम के स्पेलिंग में ढेर सारा फासला है ना, इसी तरह आपके दोनों कानों के दरमियान भी खाली है काफी कुछ, फासला बहुत ज्यादा है दोनों कानों के दरमियान। समझ तो रहे होंगे ना आप। आप एक हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स के टीचर से क्रिमिनोलॉजी के बारे में चाह रहे हैं कि वो उस पर अपने कमेंट्स दें, तो सलाम है आपकी जो है वो अजमत पे।
हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स से रिलेटेड आप सब्जेक्ट्स या इश्यूज पर मेरे से बात कर सकते हैं। हिस्ट्री के हो जाए, पॉलिटिक्स के हो जाए, पॉलिटिक्स में ही फिर ज़्यादा इनकॉर्पोरेटेड है, पॉलिटिकल साइंस हो गई, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गई, करंट अफेयर्स हो गए, पाक अफेयर्स हो गया। सो मेरी डोमेन हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स की है बेसिकली, इससे बाहर नहीं है। सर आप मेंटर हैं एज अ होल, मैंने कभी क्लेम नहीं किया ये स्टूडेंट्स की खाम ख्याली है। मैं कभी नहीं क्लेम करता, ना मैं स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट से एडवाइस करता हूँ, मैं भी कभी भी नहीं करता। सर पाक फिल्म में भी रिजल्ट कम आता है, इस दफा अच्छा आया। इस, क्या बात है इसकी, इसका क्या तुक्का है इस बात का। रिजल्ट अच्छा आए ना आए, मैं रिजल्ट के क्लेम पर कभी भी एडवर्टीजमेंट नहीं करता अपनी। ना मैं ये कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह फलाना बच्चा पास हो गया, मेरा तो फलाना ये हो गया तो फलाना हो गया। स्टूडेंट्स की मिस्टेक्स जो है, कि स्टूडेंट मिस्टेक क्या करता है, कंपलसरी पेपर में इट इज नियरली इम्पॉसिबल कि आप कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस प्रोवाइड कर सकें कि स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है कंपलसरी पेपर में। इट इज नियरली इम्पॉसिबल, क्योंकि एक ट्रेंड है कि कंपलसरी पेपर्स में हमेशा मार्क्स जो हैं वो कम ही आते हैं ऑन एवरेज। हाँ, कभी कभी ज्यादा सख्त नंबर आ जाते हैं, 20s में 30s में, लेकिन कभी भी 50s प्लस तक मैक्सिमम यही एक एवरेज रह रही होती है, यानी कि 45 से 55 तक की। बहुत कम जनाब के 60s में आपको नंबर मिले, बहुत कम, रेयर। सो अगर 50s में और 60s में आपको नंबर मिल रहे होते हैं तो आपको लगता है जनाब कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, कि नंबर बड़े आ रहे हैं। हालांकि नंबर ये भी अच्छे नहीं है, नंबर अच्छे तो मतलब है कि 70 प्लस में नंबर आ रहे हैं, लेकिन क्यों पिछले 2-3 सालों से क्योंकि 20s एंड 30s में नंबर गिरते जा रहे थे तो इसलिए। ठीक है जी। ये तो लोगों से पूछो, लोग कैसे कर लेते हैं, कैसे अटेम्प्ट कर लेते हैं। हमारा तालीमी निज़ाम ही ऐसा है कि इसमें सवाल का जवाब लिखना या सवाल का जवाब देना तो दूर की बात है, हमारे स्टूडेंट को सवाल करना भी नहीं आता। कि उनको सवाल करना ना लेक्चर में जो है, तो मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को तो सवाल करना नहीं आता, पेपर में सवाल का जवाब लिखना तो बहुत दूर की बात है। ये बाजी सना को यार कुछ जो है ना, वो बताओ जी कैसा झूठ है भाई। हर एक का अपना अपना सफेर है। आप मुझे हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, आईआर, फिलोसफी, इनकी डोमेन में रहते हुए कोई चीज दे दें पढ़ने के लिए कि भाई इसको पढ़ो और इसको पढ़ के हमें बता दो कि ये किताब है या ये पूरे का पूरा जनाब सिलेबस है, मैं 10 से 15 दिनों में कर दूंगा। लेकिन इसी टाइम में आप मुझे इन्वायरमेंटल साइंस दे दो, आप मुझे पंजाबी दे दो, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। तो डिपेंड कर रहा होता है आपका इंटरेस्ट भी सब्जेक्ट के साथ जुड़ा होता है ना। अगर आपका इंटरेस्ट सब्जेक्ट के साथ जुड़ा हुआ है, 10 से 15 दिन में आप उसके कोर आइडियाज को समझ सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं जुड़ा हुआ उस सब्जेक्ट के साथ और मेरली आप पागलों की तरह ये लगे हुए हैं कि जनाब इसमें नंबर आते हैं तो मैंने रखना है ये, या मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो हो जाता है। ऐसा नहीं है। खैर चलें जी, ओके जी, थैंक यू। मुझे अब जाना है। थैंक यू। बाय बाय।